बहुत समय पहले एक गांव में रमैया और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे, महेंद्र और महावीर। पिताजी महेंद्र को बहुत पसंद करते थे और उनकी माँ महावीर को बहुत पसंद करती थी। महेंद्र बहुत ही मासूम था, पर महावीर बहुत स्वार्थी था। वो सोचता था कि वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। रमैया खेती करके अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन रमैया अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद के लाता है। पहले अपने पसंदीदा बड़े बेटे को कपड़े देता है और फिर अपने छोटे बेटे को कपड़े देता है। पर महावीर को अपने बड़े भैया के कपड़े अच्छे लगते हैं। पिताजी, मुझे भैया को दिए हुए कपड़े अच्छे लगे, मुझे वही चाहिए। महेंद्र को अपने छोटे भैया से बहुत प्यार था, इसीलिए वो अपने कपड़े उसको देने का सोचता है। पिताजी, महावीर को मेरे कपड़े अच्छे लगे तो उसी को लेने दीजिए, मैं उसके कपड़े ले लूंगा। महावीर के पसंदीदा कपड़े मिलने पर वो खुश हुआ। ऐसे ही कुछ सालों में महेंद्र और महावीर दोनों बड़े हो जाते हैं और रमैया को दृष्टि की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता था और घर पे ही रहता था। मेरी पत्नी को हमारा छोटा बेटा बहुत पसंद है, तो मेरे जाने के बाद वो मेरे नाम की सारी संपत्ति उसके नाम कर देगी। इससे पहले मुझे ही संपत्ति सारा उन दोनों के बीच में बंटवारा करना होगा। महेंद्र, महावीर। जी पिताजी, मैं आज मेरे संपत्ति को तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। जाओ, जाके संपत्ति के कागज लेके आओ। मेरे बड़े भैया को मुझ पे पूरा भरोसा है। कुछ भी करके सारा संपत्ति मुझे अपने नाम करवाना होगा। भैया, आपको कैसी है क्षमा? आप वही पिताजी के पास रहिए, मैं लेके आता हूँ कागज। ठीक है, जो तेरी मर्जी। महावीर अपनी स्वार्थी बुद्धि से अपने भैया के साथ प्यार भरी बातें करके चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करवा के लेके जाता है। पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके संपत्ति को बराबरी से हम दोनों में बंटवाया है। ये महावीर तो मतलबी इंसान है, प्यार का नाटक करके सारी संपत्ति उसके नाम करवा लिया होगा। पर ये महेंद्र को अपने भाई पे पूरा भरोसा है। महेंद्र, जरा अपने भाई के लाए हुए कागजों पे जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना बेटा। पिताजी, जैसे आपने चाहा महावीर ने वैसे ही किया। अब वापस पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है? मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कह के रमैया संपत्ति के कागजों पे बिना कुछ सोचे अपना हस्ताक्षर कर देता है। महावीर बड़े खुशी से कागजों को ले लेता है। हा हा हा, अब इस पूरी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहे हो तुम महावीर? भैया, मुझ पे पूरा विश्वास करके सारी संपत्ति के कागजों पे पिताजी के कहने पर भी बिना पढ़े उनके हस्ताक्षर करवा के सारी संपत्ति मेरे नाम करवा दिया आपने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि संपत्ति के लिए तुम ऐसे धोखा दोगे। रमैया को अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। बुरा मत मानिए पिताजी, मुझे तुम दोनों संपत्ति से बहुत बढ़कर हो। महावीर संपत्ति के कागज लेके अपने माँ को बिन बताए वहां से चला जाता है। बड़े प्यार और लाड़ से बड़ा किया था उसको मैंने, और मुझे एक भी बात ना बता के वो संपत्ति लेके चला गया यहाँ से। ऐसे सोचकर जानकी अपने आप में बहुत दुखी थी। संपत्ति के ना होने पे महेंद्र अकेले मेहनत करके पैसे कमा के अपने माता पिता की देखभाल करते खुश रहता था। महावीर अपने पिताजी के दिए हुए संपत्ति से व्यापार शुरू करके उस संपत्ति को दुगना करने की सोच में पड़ जाता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए?
इस सोच में पड़ जाता है। हाँ ठीक, चावल व्यापार शुरू करूंगा मैं, चावल की जरूरत तो सबको है। ये सोचकर वो चावल की थैलियों को खरीदने जाता है। एक चावल के थैली कितने का है? इस चावल का थैली का दाम आने वाले साल में 2 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन कम तो नहीं होगा। अगर इसके पास मैं सारे चावल के थैली खरीद के अगले साल बेचूंगा तो मेरा संपत्ति दुगना हो जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ बोले बिना क्या सोच रहे हो आप? क्या सच में चावल के थैली का दाम अगले साल 2 गुना बढ़ जाएगा? हाँ भाई साहब, सच में इस किस्म का चावल आपको बाजार में आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मुझे आपके दुकान के सारे चावल के थैली बेच दीजिए। ऐसे कहकर महावीर उन सारी थैलियों को खरीद के एक दुकान भी खरीद के उसमें रख देता है। अगले साल आकर उन थैलियों को बेचकर अपना संपत्ति दुगना करने की सोचता है। जैसे उस दुकानदार ने कहा था, वैसे ही थैलियों का दाम 2 गुना बढ़ जाता है और उस दुकान में सहायकों को भी काम पे लगा देता है महावीर। महावीर के दुकान के अलावा कहीं और उस तरह का चावल आसानी से ना मिल पाने के वजह से बहुत लोग वहां से खरीदते थे। मगर चावल के थैलियों को ठीक तरह से नहीं रख पाने के वजह से चावल का गुणवत्ता गिर जाता है और अक्सर चावल खराब भी हो जाता था और खरीदार सारे थैलियों को वापस दुकान लेके आते थे। इतना महंगा चावल का थैली खरीद रहे हैं और उसमें कीड़े भरे हैं, ये क्या है जी? आप अपना थैली ले लो और मुझे मेरा पैसे लौटा दो। हाँ, हमारी भी थैलियां ले लो और हमको हमारे पैसे लौटा दो। सारे खरीदार के चिल्लाने पे महावीर डर जाता है और थैलियां लेकर उनको उनके पैसे लौटा देता है। सोचता है कि बाकी के थैलियां तो बिकेंगे, पर देखने पर पता चलता है कि वो भी वैसे ही हैं। ये देख महावीर दुखी होता है। ये सब मेरे स्वार्थ के वजह से हुआ है। अगर तभी मैं इन थैलियों को बेच देता तो ये स्थिति नहीं आती। कम से कम मेरा ये तकलीफ बांटने के लिए भी कोई नहीं है। माँ, पिताजी और भैया को धोखा देकर जो संपत्ति लाया हूँ उसको भी नष्ट कर दिया मैंने। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और महावीर की स्थिति और भी बिगड़ जाती है। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ उसके बड़े भैया निस्वार्थ के वजह से खुशी खुशी जी रहे होते हैं। व्यापार में लाभ आने के कारण अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करता है। महावीर को अपने गलती के एहसास होता है। अकेलेपन से थक के अपने परिवार वालों से माफी मांग के अपने घर वापस जाने की सोचकर घर चला जाता है। अपने छोटे बेटे के घर आते देख जानकी बहुत खुश होती है। महावीर उसकी दुखी कहानी सुनाकर माफी मांगता है। परिवार वाले ये सुनकर खुश होते हैं कि महावीर को अपने गलत स्वभाव का एहसास होता है और उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और वे सब हमेशा के लिए खुश रहते हैं। घमंडी बहू। सिरपुर नामक गांव में था एक चक्की वाला रामनाथ नाम का। रामनाथ अपनी माँ सरस्वती जी, उसकी पत्नी सूर्यवती और 3 बच्चों के साथ रहता था। गांव में रामनाथ का मिल अच्छे से चल रहा था तो उसने सोचा कि वह एक और मिल शहर में खोलेगा। शहर में बसने के बाद रामनाथ को अच्छा मुनाफा मिलने लगा, पर शहर में जाते ही उसकी पत्नी, जो बचपन से गांव में ही रही थी, अचानक से बदल गई, जैसे कि उसको शहर के तौर तरीके पहले से ही पता हो। महंगे हैंडबैग्स, चश्मे वगैरह खरीदने लगी और कोई अमीर शहर की महिला की तरह तैयार होने लगी। एक दिन सूर्यवती जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, सूर्यवती, इन सारे बैग में है क्या?
वो मैंने कुछ हैंडबैग्स और चश्मे खरीदे हैं। क्या ये सब करना जरूरी है बेटी? मेरा पैसा है अम्मा जी, जो मेरी मर्जी। अब मैं गांव में नहीं रहती हूँ ना, मुझे पता है यहाँ के लोगों के साथ चलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मुझे आपसे तो कोई सलाह नहीं चाहिए। नहीं बेटी, पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते ना। इस घर की बहू होते हुए तुम्हें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। तुम जो ये सब कर रही हो वो ठीक नहीं है बेटी। मेरी मर्जी अम्मा जी, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ और मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। अगर कोई मेरे विरुद्ध भी बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह सूर्यवती चिड़चिड़ी होकर अपनी सासू माँ से कड़वी बातें बोलती थी। दूसरी ओर माँ अपने बेटे रामनाथ को इस बारे में समझाकर सूर्यवती में अच्छा बदलाव लाने के लिए कहती है, पर सूर्यवती को यही लगता था कि माँ जी उसके पति को उसके ही विरुद्ध करने की कोशिश कर रही थी। दिन दिन ऐसे ही बीत गए और सूर्यवती और भी कठोर और घमंडी बनने लगी। एक दिन सूर्यवती रामनाथ को अपनी बड़ी बेटी की शादी के बारे में पूछती है। वह किसी को कुछ ही दिनों से जानती थी और वह चाहती थी कि उसकी इस नए सहेली के बेटे के साथ उनकी बेटी की शादी की जाए। हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं, ऐसे घर में हम शादी कैसे कर सकते हैं? मेरा यकीन करिए, उनका केवल एक ही बेटा है जिसने अमेरिका में पढ़ाई भी की है। उनके पिता तो नहीं है, पर उसने अकेले सारी जिम्मेदारी संभाली है और अपनी माँ का ख्याल भी रखता है। ये लोग बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और अच्छे खासे पैसे वाले हैं। नहीं, मैं गांव से ही कोई अच्छा सा लड़का देखूंगी। इन शहर के लड़कों पर मुझे कोई यकीन नहीं है। नहीं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही होगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अपनी पत्नी का बर्ताव देखकर रामनाथ चुपचाप चला गया, उसकी बात मानते हुए। सूर्यवती ने अपनी बेटी की शादी आखिरकार अपनी सहेली के बेटे के साथ कर ही दी। शादी के बाद एक दिन सूर्यवती अपनी बेटी के ससुराल गई और इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। उसी समय उसका दामाद आया। आजकल बहुत चोरी हो रही है माँ जी, पर हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमारे सारे मूल्यवान चीजें लॉकर में डाल दिए हैं। ये लॉकर क्या है बेटा? कुछ नहीं सूर्यवती, बस एक जगह है जहाँ पर हम अपने जेवरात और जरूरी कागजात रखते हैं बंद करके, और जब भी चाहे उनको हम वापस ले सकते हैं। बातों बातों में सूर्यवती ने अपनी बेटी को बोला कि वह भी उसके सारे गहने और कागजात अपने पति को दे दे लॉकर में रखने के लिए। माँ की बात मानकर उसने बिल्कुल वैसे ही किया। अगले दिन सूर्यवती के दामाद ने अपनी पत्नी को वापस मैके भेजा और बोला कि वह अपने माँ के घर से 50,000 रुपए जल्दी ले आए, क्योंकि कोई संकट आ गई है। बिना सोचे समझे सूर्यवती ने उसको पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद फिर से अगले दिन दामाद जी वापस अपनी पत्नी को मायके भेज देता है, उसके पूरे सामान के साथ, ये कहते हुए कि वो और उसकी माँ विदेश जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले। ये सब देखकर रामनाथ को अपने दामाद पर शक होने लगा। उसने सोचा, काम के लिए इनको देश छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता, और वो भी अचानक से? पता तो लगाना पड़ेगा। पूछताछ करने पर रामनाथ को पता चला कि उसके दामाद ने 6 महीनों से अपने बड़े से बंगले का किराया ही नहीं दिया था। तुरंत उसको समझ आ गया कि उसके दामाद ने उन सबको धोखा दिया है। जल्दी वह घर गया सबको ये बात बोलने के लिए। हाय भगवान,
बिना जाने मैंने बेटी की शादी उस धोखेबाज से कर दी और बेटी के सारे जेवरात और कागजात भी उसको ही दे दिए। और परसों तो बिना सोचे समझे मैंने 50,000 रुपए भी दे दिए। मुझे समझ ही नहीं आया ये सब जब उसने बच्ची को घर वापस भेज दिया था। सूर्यवती ने फिर रामनाथ और सासू माँ से माफी की भीख मांगी। उसकी मूर्खता और घमंड की वजह से उन्होंने अपने सारे जेवरात और जरूरी कागजात खो दिए और उसकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सूर्यवती की तरह फंस जाओगे।